तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के कार्बन एमिशंस इस साल कम हुए हैं, अगर हुए हैं तो किसने ये चीज कही है एंड कैसे ये चीजों को अब कम करने में या कार्बन एमिशंस कम करने में क्या किन चीजों का रोल रहा है। देन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें करने पड़ेंगे, रीजन उसके पीछे का क्या है एंड क्या पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना चाहिए। एंड झारखंड की जो सारंदा फॉरेस्ट है उसमें झारखंड की जो सरकार है वर्सेस सुप्रीम कोर्ट कैसे हो गया एक तरह से। तो ड्राफ्ट सीड बिल जो है एक और इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके ऊपर अब जो है लोगों के इवन फार्मर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अब ओपन रखा गया है एंड 11 दिसंबर के बाद से फाइनलाइज किया जाएगा इस बिल को। देन ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री कैसे एक फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव दिखा सकती है इंडिया के लिए कि हम कैसे ई वेस्ट रिसाइकलिंग के अंदर आने वाले टाइम में अगर इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। देन फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसेस जो है वो सस्पेंड क्यों किए गए वो डिस्कस करेंगे एंड क्वालिटी चेक पॉलिएस्टर्स के ऊपर क्यों रिमूव किए गए हैं, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे और बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, क्या उसके पीछे के रीजंस हैं एंड किस वजह से ये बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जाना है। देन ग्रीन पीस जो कि एक कोलैबोरेटिवली आप कह सकते हो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंटल चेंज या एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनका एमएससी के साथ क्या इशू है जो कि कंपनी है। देन पाकिस्तान की 27th अमेंडमेंट क्या कहती है मोटा मोटा उसको डिस्कस करेंगे। देन 14 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू से लिए गए हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद सबसे पहले इंडिया की जो कार्बन एमिशन राइज है दैट इज लोअर दिस ईयर सेज अ रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश की गई है, अब ये पब्लिश की गई है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, गोल्डन कार्बन प्रोजेक्ट जो है वो अब काम कर रहा है स्पेसिफिकली, अब मैं आपको इन डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, न्यूज क्या कहती है उसको देखेंगे पहले। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ये बोला है कि इस साल जो इंडिया के केस में अगर हम देख रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है ओवरऑल वो कम हुई है। अदरवाइज अगर आप देखो कि 14% के आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हुई थी, इंक्रीज हुआ था उसके अंदर या रिलीज हुई थी। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस के बेसिस पे, बट जो मॉनसून है उनका क्या हुआ, मॉनसून की वजह से आपका जो ये ओवरऑल इंपैक्ट है या विंड सिस्टम के इंपैक्ट की वजह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि 1.1% पे ही रह गया। ठीक है, कि सारा का सारा जो प्रोसेस है वो अच्छे मॉनसून की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस का जो काम था या जो एमिशंस हुए थे वो कम हो गए ऑल टुगेदर, अब वो 1.1% पे आकर ही रह गए हैं। तो अभी जो राइज है ग्लोबल कार्बन एमिशंस का दे आर एक्सपेक्टेड टू राइज टू 38 बिलियन टन्स और बाय 1.1% दिस ईयर एंड द ग्रोथ इन इंडियाज एमिशंस इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 1.4%। तो जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है एक अथॉरिटेटिव ट्रैकर है कि जो कि फॉसिल फ्यूल के एमिशंस को चेक करता है, उसने यही बोला कि 2024 के कंपैरिजन में अगर हम देखें इस साल जो है ग्लोबली या कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस हैं वो कम हुई हैं। तो अब इंडिया की एमिशन सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल 4% जो कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें उससे कंपैरेटिवली सिर्फ 4% बढ़ी हैं। तो अब फेवरेबल मॉनसून जो है उसने एक कूलिंग डिमांड वाला प्रोस्पेक्टिव सामने रखा जो कि फेवरेबल रहा इंडिया के लिए, एज वेल एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमें देखने में नजर आती है या देखने में मिली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ग्लोबल एमिशन में उन्होंने बोला कि चाइना जो है उसकी एमिशन जो है वो इंक्रीज हुई 0.4% से, जो कि एक स्लोअर एमिशन है या स्लोअर ग्रोथ है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस के अंदर या फॉसिल फ्यूल्स के एमिशंस के अंदर। बट इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बोला कि मॉडरेटिंग की है उन्होंने ग्रोथ सेक्टर के अंदर, अपने जो ग्रोथ है ऑल टुगेदर एनर्जी सेक्टर के अंदर वो मॉडरेट देखने को मिली है, बट उन्होंने जो अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ दिखाई है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स जो है उसके बदले अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर उन्होंने अपना ज्यादा फोकस कर दिया, इस वजह से सिर्फ 0.4% इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस देखने में मिला है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के केस में 1.9%, यूरोपियन यूनियन के केस में 0.4% इन 2025 देखने को मिली। तो इंडिया ओवरऑल जो है लार्जेस्ट एमिटर में जो थर्ड पोजीशन पे आता है, टॉप थर्ड पोजीशन पे आता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन की है ऑलरेडी बात करें 3.2 बिलियन टन्स एनुअली 2024 का डेटा कहता है, जिसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारे पास आता है यूएसए फॉलोड बाय चाइना एंड देन इंडिया। इंडिया की पर कैपिटा एमिशन जो है वो रिलेटिवली कम है, दैट इज 2.2 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर, जो कि सेकंड लोएस्ट पोजीशन पे आता है जब हम कार्बन एमिशंस की बात कर रहे हैं अमंग द 20 ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ग्लोबली। तो कोल जो है मेजर फ्यूल टाइप कंट्रीब्यूटिंग इंडियाज एमिशंस यहां पर बोला गया है। देन प्रोजेक्टेड राइज इन ग्लोबल फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन 2025 इज ड्रिवन बाय ऑल फ्यूल टाइप्स। तो कौन से फ्यूल टाइप्स इसमें इंक्लूड होते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इन तीनों की वजह से अगर आप देखोगे मेजरली हमारे पास जो दिख रही है हमारे पास जो एमिशंस हैं वो है, अब मेजरली जो कोल सेक्टर है या इवन की कोल्स है उसकी वजह से ये एमिशंस ज्यादा हुई हैं। 2015-2024 के पीरियड के अंदर जो एमिशंस हैं वो परमानेंट डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी थोड़े से हैं, जो कि ऑल टुगेदर हाई भी रही एंड 4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर साल जो रिलीज होती है ना, वो भी उसमें भी कंट्रीब्यूट किया इसने, क्योंकि अब डिफॉरेस्टेशन तो हो रही है, बट उन्होंने ये बोला कि जो अब लोग हैं अगर वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो परमानेंट उसके जो सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि वापस से री
डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं, है ना। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो जो ये भी अमाउंट है या जो ये नंबर है ऑल टुगेदर कम होता हुआ नजर आ रहा है, कि जो रीग्रोथ है वो ऑफसेट कर देती है हाफ ऑफ द परमानेंट डिफॉरेस्टेशन एमिशंस को। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस हैं वो टोटल किस केस में, फॉसिल एज वेल एज लैंड यूज को देखते हुए जो चेंज इन एमिशंस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आती हैं ओवर द पास्ट डेकेड, जो कि 0.3% पर ईयर है, कंपेयर टू द प्रीवियस डेकेड जो कि 1.9% पर पिछले डेकेड में थी, पिछले 10 सालों में थी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिमेनिंग कार्बन बजट है वो लिमिट कर देता है ग्लोबल वार्मिंग को टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि वर्चुअली एग्जॉस्टेड हो जाएगा। मतलब कि अब जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में प्री इंडस्ट्रियल लेवल में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात की थी, वो प्रॉमिस किया था 2070 से पहले उसको खत्म करने का, बट उसको लेकर जो बजट है, जो पैसा सैंक्शन किया गया था, जो प्लेज अमाउंट किया था, वो ऑल टुगेदर अब 2030 तक ही खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। उसके बाद भी आप देखो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाला जो आइडिया था या कॉन्सेप्ट था, इट विल बी अ फेलियर, क्योंकि हम ऑलरेडी 2030 तक ये चीजों को अचीव तो नहीं कर पाएंगे, बट उसका जो पैसा है, जो अब हमने एस्टिमेटेड डेटा या टाइम निकाला था, वो चीज पहले से ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो अब जो CO2 एमिशंस हैं जो कि इंक्रीज कर रही हैं वो ग्लोबल वार्मिंग लेवल को बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस इज नो लॉन्गर प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर अचीवेबल। ठीक है, तो लॉजिकली जो चीज अचीव नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट प्लॉसिबल। तो अब रिमेनिंग कार्बन बजट जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का 170 बिलियन टन है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो 2030 तक एमिशन रेट की वजह से आप देखोगे कि इतना पैसा उसके ऊपर खर्च हो जाएगा। तो अब क्या होगा, क्लाइमेट चेंज जो है वो यही चीज आपको बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज का एक बेसिक इंडिकेटर हमें यही बोल रहा है कि जो सिंक्स हैं या जो सी लेवल राइज है, वो ऑल हमारा क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ डायर नीड कि हमें क्लाइमेट चेंज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट उसके ऊपर जितना रिक्वायर्ड अब एफर्ट है वो उतना करने के बाद भी हमें एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट ऑल्दो इस बार का जो टाइम है वो यही बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन की ग्लोबली एमिशन जो है वो धीरे धीरे करके कम होती हुई नजर आ रही है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इंक्लूड्स global budgets for particulate matter, carbon dioxide and methane. Global carbon emissions from fossil fuels are projected to rise by 1.1% in 2025 as per global carbon project. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली कि ग्लोबल कार्बन एमिशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो कि प्रोजेक्टेड है कि 1.1% से 2025 के अंदर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, जो कि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 14% था, अब बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सिर्फ 4% इंक्रीज हुआ। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम फ्यूल्स की या फॉसिल फ्यूल्स के कार्बन की एमिशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, 1.1% से ये ग्लोबली बढ़ा है 2025 में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड आपकी बात कर रही है जो ये बजट है फॉसिल फ्यूल्स को लेकर या इवन की ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ना, वो ग्लोबल बजट्स लेकर चलता है सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशंस को, जो कि 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस के साथ यहाँ पर इंटरैक्ट करती है। ये उससे रिलेटेड है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इन्हीं के बेसिस पे जो डेटा है उसको रिलीज करती हैं, उन्हीं के बेसिस पे अब टाइम एंड अगेन, जैसे कि कार्बन से रिलेटेड अभी आया हमारे पास डेटा, तो हमारे पास यहाँ पर मीथेन से रिलेटेड एंड साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड जो है इनका डेटा जो पब्लिश होता रहता है बेस्ड ऑन द रिसर्च। तो ये शुरू कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 2001 इसको एस्टैब्लिश किया गया था ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट को, जो कि एक तरह से अब रिसर्चेस कंडक्ट करा रहा है साइमल्टेनियसली। देन सुप्रीम कोर्ट वांट्स गवर्नमेंट्स टू प्रमोट ईवीज एमिड हायर एयर पोल्यूशन। तो इसमें क्या है कि सरकार ने जो है फेलियर नजर आता है सीपीसीबी का भी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि अब तो हम रिपोर्ट दे ही नहीं सकते आपको, कि मॉनिटरिंग हमारे जो सेंटर्स है वो भी बंद थे, या इवन की जो पोल्यूशन है उसे मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे। हाथ खड़े कर दिए जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सीपीसीबी ने। तो उन्होंने बोला कि इट इज हाई टाइम कि हम हर साल एयर पोल्यूशन से इस साल के या इस मौसम के टाइम पे ड्यूरेशन पे हम देखते हैं कि गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली एनसीआर वाला रीजन। तो अब हम एयर पोल्यूशन को मतलब सह क्यों रहे हैं, है ना, कि इसके पीछे जो हमारी पॉलिसीज हैं सरकार की, जो कि मेजरली अब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है एयर पोल्यूशन को कम करने का मेजर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में व्हीकुलर एमिशंस है ना, तो व्हीकुलर एमिशंस को अब कम करने के लिए बेस्ट पॉसिबल वेज के हम ईवीज की तरफ अडॉप्ट कर लें। तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला कि जो सरकार है उसको इट इज हाई टाइम कि आप विजिट कीजिए या वापस से रीविजिट कीजिए आपकी जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का है, जो कि प्रमोट करना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एंड इवन लॉन्च करना चाहता है एक पायलट प्रोजेक्ट को इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने यही बोला कि जो गवर्नमेंट है दे हैव टू गिव इंसेंटिव्स टू द पीपल, कि अगर आपके पास सपोज कीजिए कि आप एक ओनर है ना, कि आप एक ईवी खरीदने जा रहे हैं, आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो आप
ईवी खरीदना तो चाह रहे हैं बट वो ईवी आपको 20, 25, 30 लाख की पड़ रही है एंड सेम फीचर्स वाली फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ी आपको कितने की 10-15 लाख में भी मिल रही है ना। तो आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्चोगे अंटिल अनलेस आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है और वो इंसेंटिव इतना जेन्युइन हो कि जो अब एक कॉमन व्यक्ति है उसके अंदर इंटरेस्टेड भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप ऐसे इंसेंटिव्स को क्यों नहीं लॉन्च कर सकते, है ना। ऐसे इंसेंटिव्स जो है वो सरकार को खुद से ही बियर करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप ईवीज की एडॉप्शन एट अ फास्टर रेट कर सकते हो। तो यही चीज के बेसिस पे उन्होंने बोला कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रन करने वाली जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं उनको हमें जल्दी से जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी ये एयर पोल्यूशन वाला मुद्दा जो है वो थोड़ा बहुत उससे रिलीफ हमें देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने ये बोला कि इवन कि अब आप देखो कि 5 साल हो चुके हैं, 2020 के अंदर ये पॉलिसी जो है वो लागू हुई थी, ठीक है। तो 2020 के अंदर लागू हुई, उसके बाद 2025 खत्म हो गया, 5 साल हो गए हैं। तो अब आपने क्या चीज को अचीव किया, अब सरकार को सिर्फ ये पॉलिसी के ऊपर भी रिविजिट करने की जरूरत है, ठीक है। कि एक तो हमें असेस करने के लिए कि क्या चल रहा है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड मुद्दा, एंड उसके अलावा पॉलिसी को भी रिविजिट करो, रीअसेस करो, एंड उसी के बेसिस पे आप देखो कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इंसेंटिव्स, सब चीजों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि जो सरकार है वो अब ऐसा ऑफर बना सके जो कि अब इकोनॉमिकली वायबल भी हो, ठीक है। एंड उसके अलावा जो अब लोग हैं वो भी इंटरेस्टेड रहे ईवीज के लिए। और उन्होंने बोला कि हाँ, इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो पायलट रन के बेसिस पे, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर लाइक बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पर, या चेन्नई हो गया, ठीक है। तो इन दैट केस, या कोलकाता भी हो गया, तो इन दैट केस उसको आप उन वहां जगहों पे अप्लाई करके तो देखो कि व्हीकलर एमिशन से जो कमी हो रही है, ईवीज की एडॉप्शन एट अ फास्टर रेट हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि जो पिटिशनर है, एक्चुअली उन्होंने क्या कहा था कि टाइमली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की, एंड फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया स्कीम की जो अडॉप्शन है वो उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। तो ये पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी, जिसके बाद ये डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 1 आपकी क्या कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched the National Electric Mobility Mission Plan in 2020। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि जो हमारा ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है, इट एम्स टू अचीव 6 to 7 million सेल्स ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। चूज या कंसिडर द अबव स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो अब आपको ये पॉलिसी 2020 की अगर न्यूज़पेपर में भी लिख के दी है, एंड अगर हम इसको पॉलिसी 2020 की कंसिडर करके चल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लॉन्च 2020 में किया गया था, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2013 एंड इसकी इंप्लीमेंटेशन या अडॉप्शन की पूरे प्रोसेस ले डाउन किए गए थे इन द ईयर ऑफ 2020 के इस ईयर ऑनवर्ड्स हम इतने पर्टिकुलर ईवीज जो है उसकी अडॉप्शन करना चाहेंगे, बाय द एंड ऑफ सम पर्टिकुलर ईयर हम टोटल ईवीज की तरह स्विच कर जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका यही प्लान था कि 6 से 7 मिलियन सेल्स ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईयर ऑन ईयर हो सके 2020 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार इसको पढ़ लेना, ये आपकी फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर प्रोजेक्शन ऑफ प्रिस्टीन साल फॉरेस्ट इन झारखंड सारंदा। तो अब क्या है, झारखंड की गवर्नमेंट का ना एक मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया था। क्यों? क्योंकि अब जो सारंदा रीजन है उसके अंदर आप देखोगे कि माइनिंग फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है, या माइनिंग जो है वो भी बहुत हायर रेट पे होती है। तो इंडिया का लार्जेस्ट आप एरिया या एक्सटेंट बोल सकते हो जहाँ पे माइनिंग कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली वो रीजन जो है अब वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी पड़ता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि जस्ट आप ऐसी सिचुएशन में पहुंचो ना, या ऐसे कंक्लूजन पे यहाँ पर पहुंचो कि अगर आपकी जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो एकदम से हॉल्ट या बंद तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जॉब लॉस भी हो सकता है इस वजह से। तो क्यों ना आप उस रीजन को आपस में इस तरीके से डिवाइड करो, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए भी इस तरीके से कि जो वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा ना हो पाए, क्योंकि अब जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, दैट फॉरेस्ट एरिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन एरिया, सबसे ज्यादा सीनिक ब्यूटी, सबसे ज्यादा शांति वाला एरिया वो है, ठीक है। तो सस्टेनेबली आप आयरन माइनिंग या आयरन ओर माइनिंग इसके साथ कर सकते हो। तो एक बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत है। तो जिसके रिस्पॉन्स पे झारखंड गवर्नमेंट ने ये चीज बोली थी कि जो एक्सटेंट है जो 31,468.25 हेक्टेयर्स का सारंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का, उसके अंदर में से सर्टेन एरिया जो है हम निकाल सकते हैं, बट हम टोटली अगर आप कहो कि वो जो एरिया है बंद कर देंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो एरिया आप कह रहे हो उसके अंदर
ऐसे कुछ ढांचे या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जहाँ पे अब एक्टिविटीज कंडक्ट होती हैं, जहाँ पे ह्यूमंस जो है वो रहते हैं। बट एक चीज यहाँ पर झारखंड की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताई गई थी कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी कोई नहीं होती है, ठीक है। तो जिसपे सरकार पहले इनिशियली देख रही थी कि माइनिंग तो प्रॉपर बंद करना पड़ेगा, सरकार के इवन सुप्रीम कोर्ट देख रही थी कि माइनिंग तो बंद नहीं कर सकते है ना, तो ये दिक्कत वाली बात है। बट उन्होंने ये चीज बोली कि अगर वहां पर कोई माइनिंग एक्टिविटी कंडक्ट ही नहीं हो रही है एंड सिर्फ वहां पे जो छोटे मोटे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं तो उसको अगर आपको हटाना भी पड़े, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप उसको हटाइए यहाँ से, ठीक है। तो अंटिल अनलेस कुछ मेजर यहाँ पे जॉब लॉस नहीं होता तो वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग एल्स इनटू कंसिडरेशन। तो उन्होंने बोला कि जो एरिया है इट इज एंडेमिक टू सर्टन स्पीशीज, जैसे कि साल फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज हो गया, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप हो गया, एशियन पाम सिवेट हो गया एंड वाइल्ड एलिफेंट्स हो गया। तो हम इस वजह से आप देखोगे कि इन राइट्स को तो या इन एनिमल्स को भी या इन स्पीशीज के राइट्स को तो खराब नहीं करेंगे। दे डिजर्व टू लिव इन अ प्रिस्टीन एनवायरमेंट, इन अ शांत एनवायरमेंट, अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट के अंदर। प्लस उसके अलावा ट्राइबल राइट्स भी इसमें पिक्चर में आ जाते हैं, जैसे कि हो, मुंडा, उरांव एंड अलाइड आदिवासी कम्युनिटीज जो हैं वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए वहां पर रहती भी हैं, उनकी कल्चरल ट्रेडिशन भी उस फॉरेस्ट के साथ जो है वो अब रिलेट करते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की तरह घोषित करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज आपको बोली कि जो अब नीदर द इंडिविजुअल नॉर कम्युनिटी राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द सारंदा एरिया विल बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय द जजमेंट। तो इस तरीके से जो जजमेंट है वो दी गई है कि द स्टेट हैज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन एंड अ मैंडेट कि वो प्रोवाइड करे स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को, और डिक्लेयर करे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट एरियाज टू बी स्टैट्यूटरली प्रोटेक्टेड, ठीक है। कि एक रूल पास कीजिए, लॉ पास कीजिए, हमें नहीं पता स्टैट्यूट के बेसिस पे आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को तो एग्जिस्टिंग तो है ही है, उसको यूज करने के बाद आप इस सारंदा रीजन को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की तरह घोषित करेंगे, ठीक है। तो ये चीज बोली गई। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंस अब हमने बात की है कि जो ट्राइबल एरियाज है, तो ट्राइबल एरियाज कौन से रीजन के अंदर यहाँ पर इंडिया के अंदर एक्सटेंट उनका एग्जिस्ट करता है एंड कौन सी स्टेट है। तो यू हैव टू सी कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो अब कंसिडर करने आपको फॉलोइंग पेयर्स, खास, गोवा, बारदा, हिमाचल प्रदेश एंड डोडिया, गुजरात। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है, कि नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। सबसे पहले आ रहा है दैट इज ढोडिया। ढोडिया आपके गोवा के हैं, गोवा से बिलोंग करते हैं। देन अब बरदा की बात आ रही है, गुजरात के ट्राइबल्स है। एंड देन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो खास रीजन या खास जो ट्राइब है वो हिमाचल प्रदेश से एंडेमिक है, ठीक है। तो स्टेट वाइज मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको दिया गया है, इंडिया सेंसस से ये डेटा लिया गया है, लास्ट सेंसस का, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट, सेंटर रिलीजेस ड्राफ्ट सीड्स बिल, फार्म आउटफिट्स कॉशियस, इंडस्ट्री वेलकम्स इट। तो अब क्या है, एक और ड्राफ्ट जो है वो सीड बिल को लेकर यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है कि करंट एग्रीकल्चरल और रेगुलेटरी एनवायरमेंट के हिसाब से जो पुराने एक्ट्स हैं वो अभी नहीं बैठ रहे हैं स्टेबल, तो उसी की वजह से अब क्या होगा, रिप्लेस किए जाएंगे द एग्जिस्टिंग सीड्स एक्ट ऑफ 1966 एंड द सीड्स कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1983। तो अब इस वजह से क्या हो रहा है, एक ड्राफ्ट बिल की पेशकश की गई है एंड ड्राफ्ट सीड्स बिल जो है वो रेगुलेट करना चाहता है कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ सीड्स अवेलेबल होंगी एंड मार्केट के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे जो फार्मर्स को एक्सेस है वो अफोर्डेबल रेट पे कैसे दिया जाएगा एंड किस तरीके से लिबरलाइज किया जा सकता है सीड्स के इंपोर्ट्स को कि हायर क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो ग्लोबली इंडिया के फार्मर्स के पास अवेलेबल कराए जा सके। एनफोर्समेंट साइड पर यह चीज भी बोली जाती है कि जो ड्राफ्ट बिल है वो प्रपोज करता है डीक्रिमिनलाइज करने के लिए छोटे मोटे ऑफेंसेस को, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हो सके, और रिड्यूस करने के लिए कंप्लायंस बर्डन, मतलब कि आपको जबरदस्ती जो अब कंप्लायंस बर्डन क्या होता है कि जबरदस्ती वो करना ही करना पड़ेगा, उस चीज के लिए भी प्रोविजन जो है वो थोड़े बहुत ईज आउट किए गए हैं ताकि स्ट्रॉन्ग प्रोविजन जो है वाइल मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग प्रोविजन फॉर पेनल्टीज, ठीक है, कि आपको ये चीज को कंप्लाई करना है नहीं, उसमें थोड़ी बहुत ढील दे सकते हैं बट पेनल्टीज के अंदर वो ढील नहीं दी जाएगी। तो सीरियस वायलेशंस जो हैं उनको यहाँ पर मोटे आप लगा सकते हो फाइन्स या इवन की पेनल्टीज लगने के चांसेस हैं। तो अब क्या है, ड्राफ्ट पॉलिसी के बेसिस पे जो डीलर है वो ऑब्टेन करेगा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के सामने वो अब सर्टिफिकेट को डिपॉजिट किया जाएगा एंड कुछ भी ऐसे सीड्स को बेचने या रखने के लिए फॉर सेल या ऑफर करने के लिए फॉर सेल या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रोसेस के लिए भी अब उनको अपने आप को रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा। तो अब विद रेगुलेशन ऑफ द सेल ऑफ सीड्स, तो जो सीड्स है वो वेराइटीज डिफरेंट वेराइटीज के होने चाहिए एंड मिनिमम लिमिट जो है बिफोर
बिफोर द जर्मिनेशन एक चीज को लेकर, या क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सपोज अब हर एक सीड जो है वो एक तरीके से सेम तरीके से सेम आप कह सकते हो जेस्टेशन पीरियड में तो नहीं चलता, उसकी जर्मिनेशन साइकिल जो है वो डिफरेंट होती है। तो पर सीड के हिसाब से कि किस तरह की वो क्रॉप है, उसी के बेसिस पे जो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए कि इस टाइम से पहले वो बिकने चाहिए। एंड आप क्या करोगे, जर्मिनेशन साइकिल या इवन जेनेटिक प्योरिटी के बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बीइंग अ सेलर। एंड फिजिकल प्योरिटी, ट्रेड्स क्या क्या है ऑफ द सीड हेल्थ एंड अदर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, जो कि कहाँ स्पेसिफाई किए गए हैं, इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के अंदर। आप उसके अकॉर्डिंग भी चीजें जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब फार्मर्स हैं या इवन की जो पीपल रिलेटेड टू द इंडस्ट्री हैं, दे वेलकम दिस ऑर्डर। ठीक है, वेलकम दिस, और उन्होंने ये बोला है कि इट इज़ अ टाइमली स्टेप कि हम इंडिया की जो सीड रेगुलेशंस है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जो कि आजकल की डिमांड के हिसाब से चलते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अब कंसिडर द फॉलोइंग, द जनरल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू ऑल क्रॉप्स ओनली। ठीक है, the word seed or seeds is used in standards that shall include all propagating materials. How many pairs are correctly matched? Pairs word नहीं आएगा। Which of the following statements is or are correct? ठीक है, अब only one, only two, both या none of the above। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है हमारी करेक्ट है। ठीक है, कि आप जो सीड सर्टिफिकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एप्लीकेबल टू ऑल क्रॉप्स ओनली। तो क्रॉप्स के अंदर आपके पास स्पेसिफिकली अब कोई ऐसे व्हीट या राइस की बात तो नहीं हो रही कि सिर्फ इनको ही क्रॉप्स माना जाएगा। अब हमारे पास कुछ कैश क्रॉप्स है, कुछ फूड क्रॉप्स है। तो कैश क्रॉप्स के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली आपका क्या है, फ्रूट सेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आपका फ्रूट सेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट चीजें जो हैं, या एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने के बाद भी ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट बैठती है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी बोली जा रही है कि जो सीड या सीड्स हैं उनको अब स्टैंडर्डाइज करने के लिए कौन सी ऐसी चीजों को, या एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक वर्ड हम क्या यूज करेंगे कि वो सारे ऐसे सीड्स को हम, मतलब या कोई भी ऐसा चीज है जो कि अब उसको हम सीड कंसिडर करने के लिए क्या है कि इट शुड बी यूज्ड एज अ प्रोपगेटिंग मटेरियल। ठीक है, या इट शुड इंक्लूड ऑल प्रोपगेटिंग मटेरियल। प्रोपगेटिंग मटेरियल क्या है कि जिस वजह से जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो कैरी आउट हो सके ऑल टुगेदर, है ना। तो जर्मिनेशन जो है या प्रोपगेट करते हैं, जो वनस्पति फूटते हैं जिसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो चीज़ के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको हम सीड की तरह यूज करेंगे, जो कि एज अ कैश क्रॉप कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी दो बातें आपको यहाँ पर बताई गई है जनरल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्स अबाउट 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू टैप फुल पोटेंशियल। तो अभी क्या है कि 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है हर तरह के वेस्ट को, जो कि ई वेस्ट जनरेट किया जा रहा है, उसको हैंडल करने के लिए लगेंगे। उन्होंने बोला कि अभी की हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ 2500 करोड़ की हो रही है, बट हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 50,000 करोड़ की है। तो यहाँ पर सरकार उसको अपना आइडिया लेकर आना चाहिए, इवन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए कि एक्चुअली में जो हमारा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है मेजरली, क्योंकि हमारे पास जो चिप्स हैं या एवरीथिंग, चिप्स की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, जो भी है, हम उसको रिसाइकल करने के बाद एक नए टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कह सकते हो कि उसको रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, या कि मेजरली नई चिप्स को इंपोर्ट करने से बेटर है कि उनको रिसाइकल करने पे हमारा मेजर फोकस यहाँ पर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वेस्ट जनरेशन है वो भी कम होगी। वेस्ट जनरेशन के अलावा भी रिसाइकलिंग के प्रोसेस के थ्रू हमें क्या है कि कुछ नए नए एलिमेंट्स मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, तो वी कैन गेट अ ब्रेक थ्रू। तो एक तरह से इनोवेशन का ही पार्ट है ये। तो उन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर आप आगे देखो तो इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, सिंस जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ दुनिया चली हुई है। तो इंडिया जो है क्या है, लार्जेस्ट ई वेस्ट एंड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलर है। अब हमने डेवलप तो की है इन दैट केस एंड टू एंड रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस, जो कि 47 ग्रांटेड पेटेंट्स एंड 200 इन प्रोसेस पेटेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। बट उन्होंने बोला कि ये दीज एफर्ट्स आर नॉट ओनली इनफ, वी नीड टू स्ट्रेंथन दिस सेक्टर इवन मोर, कि जो रिसाइकलिंग एफर्ट्स हैं दे मस्ट बी एनकरेज इन इनोवेशन टर्निंग वेस्ट इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसाइक्लाइजेशन क्या क्या प्रोसेस हमें बताएगा। रिसाइकलिंग रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर एंड फॉर्म्स ऑफ फाउंडेशंस, जो कि एक ट्रूली सर्कुलर इकोनॉमी की बात करता है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर वेस्ट जनरेट होता है, दूसरे सेक्टर के पास चला गया, वहां से रिसाइकल होने के बाद तीसरे सेक्टर के जाने के पास वापस से आपके पास आ गया।
तो ये एक प्रॉपर सर्कुलर इकोनॉमी का यहाँ पर पार्ट ये बनकर रहेगा। तो एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमें नजर आता है एंड इस चीज़ को सरकार को परस्यू भी करना चाहिए। मेजर से आपकी ये न्यूज़ बताती है। क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसीज आर enforcement agencies in India with respect to e-waste? ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कस्टम्स अथॉरिटीज अंडर द कस्टम्स एक्ट, डायरेक्टरेट जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड। Choose the correct answer. A is 1 and 2 only, B is 1 and 3 only, C is 2 and 4 only, D all of the above. The correct answer is option number D. ठीक है, कि चारों की चारों एजेंसीज जो हैं वो ई वेस्ट के पर्सपेक्टिव या इवन के वेस्ट के पर्सपेक्टिव या पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ी बहुत लाइबल होती हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमें तो पता ही है कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ये सारी चीज़ों को एग्जिस्ट करती है। साथ में ये हैजार्डस वेस्ट के आइडेंटिफिकेशन एंड परमिशन लेती है कि एक्सपोर्ट किया जा सके, इम्पोर्ट किया जा सके। सेम ये हैजार्डस वेस्ट को अगर एक्सपोर्ट के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर इसका बैन लगना है तो वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। सीपीसीबी का आइडिया सिर्फ और सिर्फ अब क्या है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये ई वेस्ट के साथ भी यहाँ पर देखती है, उसके ऊपर भी अब सर्विलेंस रखती है क्या चीज़ को अलाउ किया जाना, क्या नहीं किया जाना चाहिए। सिमिलर तरीके से देखो तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का भी सेम ही काम रहता है एट अ स्टेट लेवल। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट के अंदर, वो रिफ्यूज कर सकते हैं लाइसेंस फॉर हैजार्डस वेस्ट प्रोहिबिटेड for imports under the Environment Protection Act 1986. Then Port Authorities and Customs Authorities under the Indian Customs Act 1962 उनको भी वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ एनी इलीगल ट्रैफिक एंड एनालाइज करना वेस्ट जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर परमिसेबल है एंड ट्रेन करना ऑफिशियल्स को कि किस तरह के हैजार्डस वेस्ट जो है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वही हैजार्डस वेस्ट को रेगुलेट करके अलाउ करना है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए वो डिसाइड करेंगे। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी होते हैं फॉर परमिटिंग द इंपोर्ट्स ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। तो इनकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो भी रहती है, इंपोर्ट अलाउ करना है, एक्सपोर्ट अलाउ करना है या नहीं, वो डिसाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन सेंटर सस्पेंड्स ओवर 4000 फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस ऑन होर्डिंग चार्जेस। होल्ड करना क्या होता है, अपने पास होल्ड करके रखना, ठीक है, या ब्लैक मार्केटिंग में हम इसको बोलते हैं, ब्लैक मार्केट करके रखना कि अपने पास एक सप्लाई जो है इसको मेंटेन करके रखना और उसको सप्लाई को रिलीज ना करना ताकि अब जो मार्केट के अंदर उसका प्राइस है वो बढ़ सके, ठीक है, तब जाके आप यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड करो एट अ हायर कॉस्ट ताकि आपको प्रॉफिट बच सके। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई की गई एंड मेजर रेट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट्स की गई एंड उसके बाद क्या क्या किया जा रहा है, इंश्योर किया गया कि टाइमली अवेलेबिलिटी या रीइंफोर्स किया जा सके मार्केट डिसिप्लिन को एंड इंटेग्रिटी ऑफ द फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल रीजन जो है वो पॉसिबल हो पाई इस बार, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो कि पीपल लाइबल थे कि जो कि होर्डिंग कर रहे थे, इन सबके केसेस में क्या हुआ, इनके लाइसेंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के लाइसेंसेस वो कैंसिल कर दिए गए एंड द यूनियन डिपार्टमेंट फर्टिलाइजर्स ने 4298 लाइसेंसेस को एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉर ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड डाइवर्जन ऑफ स्टॉक्स के लिए कैंसिल कर दिया है। तो ऑल एनफोर्समेंट एक्शंस जो एग्जीक्यूट किए गए थे, कौन सा एक्ट पिक्चर में आता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको अप्लाई करते हुए ये लाइसेंसेस को कैंसिल किया है। देन नेक्स्ट न्यूज कह रही है कि सेंटर जंक्स क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पॉलिएस्टर फाइबर यार्न। तो पॉलिएस्टर का या रिक्वायरमेंट क्या है, पॉलिएस्टर के केस में हमें पता है कि स्ट्रेचेबल फाइबर्स के लिए में जनरली यूज होता है वो। तो पॉलिएस्टर का आप देखो कि इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत होता है, आपके जो अभी हम कहते हैं जनरली जो हमारे पास लिफाफे यूज हो रहे हैं, ठीक है, जिनको हम पैकेट्स बोलते हैं, क्योंकि अब हम वन टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक पे तो नहीं कर रहे, उसके अंदर भी पॉलिएस्टर का थोड़ा बहुत यूज रहता है ताकि वो रीयूजेबल हो सके, ठीक है। तो मल्टीपल तरह से पॉलिएस्टर के फाइबर एंड यार्न की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। तो सरकार ने क्या किया था पिछले साल, जो पॉलिएस्टर की, पिछले साल भी नहीं, कुछ 1-2 साल पहले उन्होंने क्या किया कि पॉलिएस्टर को लेकर भी क्वालिटी चेक को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब क्वालिटी चेक की वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्री वाज नॉट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इस वजह से क्या होता है कि पॉलिएस्टर फाइबर या यार्न का जो इंपोर्ट का काम है या इंपोर्ट का जो प्रोसेस है वो 3 से 4 रुपए पर आप कह सकते हो कि टन वो और ज्यादा महंगा हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि पॉलिएस्टर या पॉलिएस्टर रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिला कि क्वालिटी चेक की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पॉलिएस्टर के केस में नहीं होती, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं ना, तो रॉ मटेरियल के बाद उसकी प्रोसेसिंग विद इन इंडिया होती है। तो अब इसकी प्रोसेसिंग इंडिया के अंदर खुद से तो या प्रोडक्शन तो इंडिया के अंदर अभी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर आप पॉलिएस्टर फाइबर को इंपोर्ट नहीं कर रहे हो जो कि रॉ फॉर्म में है, तो उसकी क्वालिटी चेक की रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीजें बार बार उठ के आ रही थी, मुद्दा उठ के आ रहा था। इसने फाइनली ये क्वालिटी चेक वाला जो प्रोसेस है इसे सरकार ने वापस हटा दिया है, जिसको वेलकम किया है इंडस्ट्री ने। फाइनली थोड़ा सा सस्ता इंपोर्ट उन सेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हो सकता है कि बेस्ड ऑन द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 16 ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, इसको रिवोक कर दिया गया था ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ब्रिंगिंग इन द क्वालिटी चेक ऑपरेशंस ऑन कौन से हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल,
terephthalic acid, polyester spun gray and white yarns, polyester continuous filament yarn and polyester partially oriented yarn and polyester industrial yarn. तो आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है. Then सुप्रीम कोर्ट रिजर्व कर रहे हैं verdict on plea seeking damages for the deaths of linked to COVID-19 vaccines. तो कोविड के बाद आप देखोगे कि जो वैक्सीन है वो बहुत जल्दी में बनी है ना. तो यहाँ पर जो एक पेरेंट है, मतलब पेरेंट्स हैं, उनकी जो बच्ची है उसकी डेथ हो जाती है कोविड की वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के बाद. एंड मेडिकल रीजन से यही पता लगता है कि जो वैक्सीन देने के बाद उसके ब्रेन के अंदर क्लॉट्स जो है वो डेवलप हो गए थे. तो सरकार को उन्होंने यहाँ पर जो है लताड़ते हुए ये चीज़ बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें तो इसकी कॉम्पनसेशन चाहिए कि जो वैक्सीन है, ये ज़रूर बोला गया कि वैक्सीनेशन लगवाओ, अवेयरनेस ज़रूर पहुंचाई जा रही थी, बट उसको एक तरह से ज़बरदस्ती फोर्स अपॉन किया गया था लोगों के ऊपर कि आपको वैक्सीन लगवानी है तो लगवानी ही पड़ेगी, है ना. तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप हमारी बच्ची की जान चली गई. तो अब इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली प्रूव करने के लिए कोई एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज को अभी रिजर्व किया है, बट उन्होंने बोला कि अगर ऐसे कोई एग्जिस्टेंस है तो आप किस बेसिस पे इस आइडिया को दे रहे हो. तो उन्होंने ये बोला कि ये जो स्टडी है, एक पर्टिकुलर स्टडी ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कोट की कि उन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमसे छुपाई है, बट वो फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि आप कैसे ये चीज़ बोल सकते हो कि आपकी सरकार इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है और एक फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो उन्होंने इस वर्डिक्ट को बेसिकली क्या किया है, अभी स्टे लगा दिया इसके ऊपर. वर्डिक्ट जो है अपने पास रिजर्व करके रख लिया है, एंड क्या इसके ऊपर डिसीजन होगा आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी. देन बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम जो है गवर्नमेंट टू रिविजिट बैंक सेंट्रिक बिडिंग मॉडल. तो अब क्या है ये, तो अब आपको पता है कि जब आप कोई भी टोल पे जाते हो तो आपका एक बैरियर लगता है आगे, है ना. तो उसके बाद आपका फास्ट जो आईडी होता है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप देखोगे कि फास्टैग के बेसिस पे जो आईडी है वो RFID उसको रीड करती है, रीडर्स होते हैं, उसके बाद वो बूथ खुलता है, उसके बाद सीधा आप चले जाते हो. तो ये प्रोसेस में उन्होंने बोला कि हमें बूथ बनाने की जरूरत ना पड़े एंड लोगों को लाइन्स में लगने की जरूरत ना पड़े. इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली RFID का एक बेटर वर्जन, जिसको क्या बोल रहे हैं MLLL सिस्टम जो है, उसको टोल पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट करने के लिए लगा दें. एंड उन्होंने बोला कि इस सिचुएशन में आप पूरी तरीके से अगर आप देखो तो पेमेंट्स, बैंक एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई जरूर है, बट जो बैंक सेंट्रिक बिडिंग मॉडल है उसके ऊपर हम फिर से जो है वापस जाना चाहेंगे. यानी कि सिर्फ और सिर्फ बैंक्स जो हैं जिनका डायरेक्ट यहाँ पर लिंक हो फास्टैग के साथ, हम वापस से जाना चाहते हैं उसी मॉडल के ऊपर कि हमारा जो ये MLLF सिस्टम है वो RFID के थ्रू ही वापस से आपका फास्टैग रीड करके डायरेक्टली पैसा काट दे एंड आपको रुकना भी ना पड़े. एंड जो लॉन्ग कंजेस्शन टोलिंग बूथ के ऊपर लगते हैं या टोल बूथ के ऊपर लगते हैं, वो चीज जो है वो पॉसिबल यहां पर ना हो. एंड बट उन्होंने ये बोला कि अगर हम टोल बैरियर्स नहीं लगाएंगे तो पब्लिक बिहेवियर जो है उसको बहुत ज्यादा चेक में रखना पड़ेगा. तो अब क्या होता है कि लोग जो है जल्दी में से निकल जाएंगे, है ना, कि उस वजह से अब कई बार टोल जो है वो नहीं कटता है क्योंकि उनका कस्टमर का तो फायदा हो रहा है इसमें, बट सरकार का तो लॉस हो रहा है. तो उन्होंने बोला कि वायलेशंस के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम ड्राफ्ट अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहते हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि डिफाइन करेगा अनपेड यूजर फी को. इन दैट केस अगर आप पैसे नहीं भरते हो तो आपकी वायलेशन के चार्जेस क्या होंगे. तो विदहोल्ड करने के लिए अब अमेंडमेंट जो है वो और भी चीजों को यहां पर बात करता है कि इन दैट सिचुएशन अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो विदहोल्ड किया जा सके सेवरल सर्विसेज को, जैसे कि रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इशू ऑफ डुप्लीकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड इवन इंश्योरेंस इशुएंस इन द केस ऑफ अनपेड फी. तो ये आप कह सकते हो इसकी पनिशमेंट रखने के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या सरकार ने रखी हैं वो इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस कराने की बात की जा रही है. तो उन्होंने बोला तभी ऐसे लोग सुधरेंगे, अदरवाइज ये वायलेशंस जो है वो टाइम एंड अगेन चलती रहेगी कि सरकार डेवलपमेंट यहां पर चाहती है वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है. तो इंक्रीज, अब जो लोग हैं उनका भी मुद्दा यहां पर सामने आया कि जो टोल फीस है वो टाइम एंड अगेन बढ़ती जाती है कि उसके ऊपर भी एटलीस्ट आप कुछ चीज को चेक रखो. तो इसके लिए अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज है उन्होंने नीति आयोग को ये मैटर जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है एग्जामिन करने के लिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ टोलिंग थ्रू एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जिसके ऊपर अब फर्दर रिसर्च एंड स्टडी कराई जाएगी. उसी के बेसिस पे हो सकता है आने वाले टाइम में रिफॉर्म्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके. देन ग्रीन पीस अर्जेस MSC टू कंप्लाई विद केरला हाईकोर्ट ऑर्डर. तो MSC वही कंपनी, अगर आपको याद हो कि केरला के कोस्ट के पास आप देखोगे कि लास्ट ईयर के अंदर एक मेजर इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर ऑयल लीक हो गया था, जिसको बोलते हैं ऑयल स्पिल हो गया था इंसिडेंट, है ना. तो वही MSC के केस में ना ग्रीन पीस जो कि साउथ एशिया के स्पेसिफिक वर्जन के लिए है. ग्रीन पीस क्या है, हमारे पास एक ऐसी इनफॉर्मल सेट ऑफ
रिसर्चर्स हैं, दे हैव कम टुगेदर डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंगली वो रिसर्चेस को कैरी आउट करते हैं। तो उन्होंने अब अर्ज किया है एमएससी जो कि एक कंपनी है कि वो केरला हाईकोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर फुलफिल करें, जिसके अकॉर्डिंगली जो ऑयल स्पिल्स की वजह से लास्ट ईयर इतना सब कुछ डिजास्टर हुआ एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट विच वॉज सेड टू बी पेड बाय एमएससी टू द पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं वो जल्दी से जल्दी कराया जाए। उसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पर नोटिस की कि अब जो कि एमएससी है वो टाइम एंड अगेन शिपमेंट का ही काम करती है ना। तो एमएससी के केस में उन्होंने देखा कि जो पुराने जितने भी सड़े गले से वेसल्स हैं जो कि टाइम के साथ यूजेज के साथ साथ मतलब अब बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो उन्होंने बड़े सही तरीके से उनको ठिकाने लगाने का आइडिया रखा है। ठीक है, तो कुछ जो है मेजर अगर आपको बताया जाए तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में पाक होते हैं, मेजर हजार्डस सिचुएशन वहां पर हो चुकी है। ठीक है, जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इवन कि आप देखोगे कि जब लोहा सड़ता है इतने साल बाद पानी में रहने के बाद तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, वो चीज भी है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखो तो वहां पर भी इंडिया के कोस्ट में थोड़ा सा अभी जो हिसाब है वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है। ठीक है, बट अगर आप मानो कि अभी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से थोड़ा बेटर जरूर है बट इतना भी बेटर नहीं है। ठीक है, वो भी अब सेम तरीके से जो वेसल्स हैं उनको पाक किया जाता है विच आर ऑफ नो यूज राइट नाउ। तो अब इस चीज को भी यहाँ पे वापस से सरकार को आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने ये चीज बोली है कि एटलीस्ट हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो इंप्लीमेंट यहाँ पर करना चाहिए एंड स्ट्रिक्टर नॉर्म शुड बी टेकन कि जो एमएससी जैसी कंपनीज हैं वो ऐसे ऑयल स्पिल्स के बाद इंसिडेंट्स जो हैं जो रिपीटेडली होते जा रहे हैं उसके बाद भी इतना ज़्यादा अनगहली कर रहे हैं कि दे आर नॉट इवन कंसिडरेट अबाउट इट राइट। तो एमएससी एल्सा 3 जो क्या है एक लाइबेरिया फ्लैग्ड वेसल है जो कि अब जिसकी हिस्ट्री है, ये पहली बार नहीं हुआ, जिसकी हिस्ट्री हुई है फॉर डेफिशिएंसीज sank off the Kerala coast in May 2025, spilling oil, chemicals and massive amounts of plastic nurdles that devastated marine or ecosystems and coastal livelihoods. तो ग्रीन पीस ने एम्फोसाइज किया कि प्रॉम्प्टली कंप्लाई करो हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ एंड केरला गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो कॉम्पनसेशन है वो अफेक्टेड कम्युनिटीज के पास पहुंचाया जा सके एज सून एज पॉसिबल इन अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। देन पाकिस्तान ग्रांट्स इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। तो मेजर 27th अमेंडमेंट वहां पर की गई है एंड जिसको 2/3 मेजोरिटी ने फाइनली पास भी कर दिया है कल के दिन में। एंड इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ कि जो अब कोई भी इंडिया एंड अगर आप देखो क्लैश विद इंडिया के बाद अगर आप देखोगे कि वहां पर आसिम मुनीर जो है उनको क्या कर दिया गया था, एयरफील्ड मार्शल का टैग दे दिया गया था। तो अब उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि उनको लाइफ लॉन्ग एक तो प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो अब उनको यहाँ पर प्रिविलेजेस फॉर लाइफ भी दी गई हैं, जो कि अब क्या प्रिविलेजेस है कि ही मे रिटेन हिज यूनिफॉर्म फ्रॉम द लास्ट टाइम, जब भी उनकी मर्जी है वो जब उस यूनिफॉर्म को पहन सकते हैं बेस्ड ऑन द डेजिग्नेशन ही हैज बीन गिवन एंड एंजॉय करेंगे इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थ्रू आउट हिज लाइफ। एंड उन्होंने ये चीज़ को बोला कि वो हेड ऑफ द स्टेट जो है सिर्फ उनके लिए प्रीवियसली ये इम्यूनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, बट नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ को भी अब अप्रूव कर दिया गया है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इंक्रीज करेगा अथॉरिटेरियनिज्म, कि अथॉरिटेटिव पावर को एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक सिंगल पर्सन को ज़्यादा पावर देने की यहाँ पे बात हो रही है एंड ये अमेंडमेंट उसको एक्सप्लिसिटली प्रूव करता है। एंड वट एवर लिटिल सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी, सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ छोटा सा तिनका भी या तिनका, यानी कि आप बोलते हैं ना कि आपके पास आखिरी कुछ चंद शर्म की कुछ चीज़ें बच गई हो या शर्म थोड़ी सी भी बच गई हो, तो वो सेम्बलेंस होती है। मतलब कि थोड़ा सा भी अगर आपके पास डेमोक्रेसी का आइडिया एग्जिस्ट करता है ना, बिल्कुल लिटिल, ठीक है, तो वो भी अब इट विल ऑल्सो फेड अवे। तो वहाँ के लीडर्स ने ये चीज़ को बोली कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा ये मिलिट्री हायरार्की को, जहाँ पे ऑल सर्विस चीफ्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता था इक्वल अंडर द जॉइंट चीफ सिस्टम। बट अब देख रहे हो कि किसी सिंगल पर्सन को यहाँ पर एक सुप्रीम पावर दे दी गई है। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, 250 मिलियन लोगों से ज्यादा, लॉन्ग स्ट्रगल टू बैलेंस सिविलियन अथॉरिटी विद द मिलिट्रीज रोल इन पॉलिटिक्स, जो कि अगेन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये अमेंडमेंट जो है शील्ड करता है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भी किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से। ऑल्दो एक एक्सेप्शन यहाँ पर जरूर एग्जिस्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति अब जो जिसको इम्यूनिटी मिली है बट वो अगर वापस से होल्ड कर लेता है कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस या इवन की पब्लिक ऑफिस, तो इन दैट सिचुएशन वो इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरदारी को भी यहाँ पर मिल रही है एंड आसिम मुनीर को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्यूनिटी लाइफ टाइम दी जा रही है। तो अब इस वजह से करप्शन केसेस भी अगर आप देखोगे कि तो जरदारी के ऊपर जितने भी है वो ड्रॉप करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे जो यूनिफाइड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसका कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट में जुडिशरी किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट्सएवर जुडिशरी यहाँ पर इसके चेंजेस को
चेक में नहीं रख सकती कि इंट्रोड्यूस किया जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, जो कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो कि स्ट्रिप कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की पावर। कि अब आप देखोगे कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे दी गई है एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम कर दिया गया है ऑन द ओरिजिनल पावर्स एंड ट्रांसफेरिंग द पेंडिंग पिटिशंस। ठीक है, कि कोई भी पेंडिंग पिटिशन अगर होती है वो ट्रांसफर भी करने का अब एक बेसिक रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता था, वो भी अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफर करेंगे हाई कोर्ट जजेस को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन। ठीक है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता था। एंड ये क्रिटिक्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि साइडलाइन किया जा रहा है जजेस को भी। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, उस चीज को यहाँ पर हटाया जा रहा है। ठीक है, कि जुडिशरी के अंदर चेंजेस आए हैं, यहाँ पर इम्यूनिटी देने की बात की जा रही है एंड लोअर कोर्ट है उसकी पावर जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो मेजर ये चेंजेस जो आपको बताए जा रहे हैं। देन 2026-2027 के फाउंडेशन बैचेस आर अवेलेबल। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का जो बैच है फाउंडेशन बैच, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी है, सेम टोल फ्री नंबर है, सेम अब आपके पास जो ईमेल आईडी है आप उस पर कॉमेंट भी इवन की कर सकते हो, मेल कर सकते हो, इवन की कॉमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, उस पर आप हमें कॉमेंट करके इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।